Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, जो हमने करंट अफेयर्स का टेस्ट कराया था 5 मई को, उसका रिज़ल्ट एज़ प्रॉमिस्ड हमने 10 मई को ही पब्लिश कर दिया था। येट कई सारे स्टूडेंट्स मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं या कॉल करके पूछ रहे थे कि सर रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं। तो शायद से आपने देखा नहीं होगा, हमने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाल करके हमने टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था। बट एक बार मैं आज फिर बता देता हूँ, जो 5 मई को टेस्ट हुआ था उसमें फ़र्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है मूर्छना सहरिया ने, और इनको 10,000 रुपये का जो एज़ प्रॉमिस्ड कैश प्राइज़ था वो दिया जा रहा है। सेकंड पोजीशन पे 3 लोग एक साथ आए हैं, जुमन, अभिजीत एंड ऋतुराज गोगोई, और तीसरे पोजीशन पे है अनुराग सैकिया। अगर मार्क्स देखिए तो काफ़ी करीबी मामला रहा है, एकदम कोई 80.5 तो 80 पे 3 लोग, फिर 79 पॉइंट समथिंग ऐसे रहा है। बट अब ठीक है, एग्ज़ाम तो ऐसे ही होता है, 0.5 मार्क्स से भी आप पीछे हैं तो हैं बस, कट ऑफ से अगर 0.5 से भी आप पीछे हैं तो हैं बस। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़, दिस इज़ हाउ एग्ज़ाम्स आर। ठीक है, उसके अलावा बीपीएल कार्ड होल्डर में सबसे ऊपर है रतुल खान जी। तो इनको हम लोग जैसा प्रॉमिस हमने किया था कि सारा जो जीएस का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, वो हम लोग फ्री में अवेलेबल कराएंगे ऑनलाइन, लेकिन सारे के सारे जो नोट्स हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में वो दिए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट, ये हमने पहले प्रॉमिस पब्लिश कर दिया था, बट आप पूछ रहे थे तो हमने आज यहाँ बता दिया। देखिए, उसके अलावा कई सारे लोग टेस्ट का सॉल्यूशन भी मांग रहे हैं, तो पोर्टल पे ही सॉल्यूशन भी हमने रिलीज़ कर दिया था 1-2 दिन बाद ही। बट आज मैं क्या करूँगा, ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आज के पीडीएफ के अलावा ये जो हमने टेस्ट कराया था 5 मई को, उस टेस्ट का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं लिंक में डाल दूँगा। पीडीएफ विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये आपको सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दे दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। चलिए चलते हैं आगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट discovery of iron in Tamil Nadu. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. तो थोड़ी सी इंडिया की प्री हिस्टोरिक पीरियड की हिस्ट्री देखते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो you must have studied history in this manner only. Ancient history could be divided into different periods like Paleolithic period, जहाँ पे ओल्ड, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, लगभग 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। फिर मेसोलिथिक पीरियड, जिसको लेट स्टोन एज कहते हैं, 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी। एंड देन न्यूलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज फ्रॉम 6,000 बीसी टू अबाउट 1000 बीसी। अलग अलग जगहों की बातचीत मैं कर रहा हूँ। तो ये जो तीनों स्टोन एज हैं उसमें भी डिफ्रेंसिएशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट दैट वेर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग। तो इसके बेसिस पे ये पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक सेग्रीगेशन किया गया। ये आपने बेसिक हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा। और इसके बाद शुरू हुआ चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक मीन्स कॉपर एज। और चूँकि मेटल्स वेयर मच इम्प्रूव्ड, कॉपर इज अ मेटल, तो मेटल की मदद से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते थे, शार्प इम्प्लीमेंट्स बनाए जा सकते थे। और इसी मेटल की मदद से सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हुई, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाल्कोलिथिक पीरियड से कुछ टाइम बाद, लगभग 3000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक चाल्कोलिथिक पीरियड रहा। बाद में कॉपर के साथ हमने टिन को मिक्स करके और एक अलॉय बनाना शुरू किया, ब्रॉन्ज, दैट वाज रिलेटिवली बेटर एज फार एज इट्स स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड ओवर कॉपर। तो ब्रॉन्ज की मदद से फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ सेटल हो पाया। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी कभार ब्रॉन्ज एज भी कह देते हैं। देखो, मेटल का सिविलाइजेशन से सीधा सीधा रिलेशन है। कैसे? अगर मेटल होगा तो बेहतर तरीके की खेती हो पाएगी, एग्रीकल्चर, और बेहतर एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस होगा। जब लोगों के पास सरप्लस होगा, यानी कि अनाज होगा खाने के लिए, तब जाकर के वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे भी फोकस कर पाएंगे, किस तरह का घर बनाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो धीरे धीरे सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस लीड्स टू बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। और एग्रीकल्चरल सरप्लस डिपेंड्स ऑन मेटल, और यही कारण है कि ब्रॉन्ज के आते ही इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड।
लेकिन अभी देखो ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, जो मेटल्स के बारे में उनको पता था, दैट वाज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, लेकिन उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। आयरन के बारे में लगभग हमें मानते हैं हम लोग कि 1500 BC के आसपास से पता चलना शुरू हुआ, और आयरन की डिस्कवरी ने ही फिर सिविलाइजेशन को ये गैंजेटिक प्लेन में सेटल कराया। आप एक बात को समझो, ये जो प्लेन एरिया था, गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ था, और इस एरिया में सेटलमेंट के लिए हमें आयरन की ज़रूरत थी ताकि हम यहाँ के फॉरेस्ट को काट सकें और यहाँ पे खेती कर सकें। अब आयरन जो है वो काफ़ी बेहतर इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी बेहतर इम्प्लीमेंट बना सकता था ओवर ब्रॉन्ज, एंड दिस इज़ हाउ आयरन की डिस्कवरी के बाद यहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुए, और आयरन बेस्ड सिविलाइजेशन वेयर मच इम्प्रूव्ड ओवर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आयरन इज स्ट्रॉन्गर, और यही कारण है कि आयरन एज में जो भी सिविलाइजेशन आया, पहले तो वैदिक कल्चर हम लोग कहते हैं, और बाद में एज ऑफ महाजनपद्स जो 600 BC से शुरू हुआ, इट वॉज मच इम्प्रूव्ड ओवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप पूछें कि जो मुख्य कारण था कि क्यों ये जो एज ऑफ महाजनपद, यहाँ की सिविलाइजेशन का मतलब जिस तरह का बिल्डिंग का तरीका, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव था। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा था। सो मुद्दा ये है, सबसे पहले देखिए, वाई आयरन इज़ बेटर देन कॉपर और ब्रॉन्ज। द टूल्स मेड आउट ऑफ कॉपर वेर ब्रिटल एंड नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन टूल्स वुड बी। It would have been difficult to use copper tools to clear dense forest and bring land under agriculture। यही कारण है कि कॉपर के एज में सिविलाइजेशन इस साइड में एक्सटेंड नहीं हो पाया, ब्रॉन्ज के एज में सिविलाइजेशन इस साइड में एक्सटेंड नहीं हो पाया, बट जैसे ही आयरन डिस्कवरी हुई सिविलाइजेशन इस साइड में एक्सटेंड हुआ, और ये एरिया वैसे ही फर्टाइल ज़्यादा था, इस कारण से यहाँ पे जो सिविलाइजेशन एक्सटेंड हुई वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, जिसको हम लोग वैदिक एज, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, देन एज ऑफ जनपद, देन एज ऑफ महाजनपद, एंड देन एम्पायर्स लाइक मौर्यन एंड ऑल दैट स्टार्टेड। तो आप देखो, मुद्दा ये है कि डिस्कवरी ऑफ आयरन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री सिंस इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ राइज ऑफ सिविलाइजेशन। Indus Valley civilization was not as developed, as I said, as compared to age of Mahajanpad because of the difference in the metal that were used. इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज और बाद में आयरन। तो वैदिक एज में आयरन वाज यूज्ड एंड दैट इज़ वाई वैदिक एज में लेवल ऑफ सिविलाइजेशन वाज हायर। और यही कारण है कि डिस्कवरी ऑफ आयरन हैज़ बीन वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिस्टोरियंस इस बात में हमेशा से रुचि रखते रहे हैं कि आयरन सबसे पहले कहाँ मिला है। एक बार के लिए मैंने फिर से देखो, किसी भी सिविलाइजेशन को कंपेयर करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें, या फिर एक तरीका हो सकता है कि दो अलग अलग सिविलाइजेशन के जो यूटेंसिल्स थे आप उनको कंपेयर करें। यूटेंसिल्स जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे, जितना उस पर कलाकारी की गई होगी, आप समझ जाइए कि सिविलाइजेशन उतना ज़्यादा डेवलप्ड है। जितनी सिविलाइज सोसाइटी होती है आप देखेंगे उनके यूटेंसिल्स में भी उतनी ज़्यादा कलाकारी होती है। तो ब्रॉन्ज एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, उतना डेवलप नहीं था क्योंकि ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया जा रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यही कारण है कि उनकी यूटेंसिल्स क्ले की बनी हुई होती थी, कुछ इस तरीके की। और आयरन एज में, अर्ली आयरन एज में पेंटेड ग्रे वेयर यूज़ किया जाता था यूटेंसिल, दैट वाज बेटर एज कम्पेयर टू द यूटेंसिल्स यूज ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। और फिर द एज ऑफ महाजनपद में और भी बेहतर यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो मुद्दा ये है कि जितना सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन उतना बेहतर तरीके का कलाकारी किया हुआ यूटेंसिल। और ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिविलाइजेशन था वैदिक वाला और फिर एज ऑफ जनपद, महाजनपद, ये डेवलप था क्योंकि यहाँ पे आयरन मिला, और यही कारण है कि इनके यूटेंसिल्स भी बेहतर थे। तो मुद्दा ये है कि आयरन की डिस्कवरी हमेशा से ही सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनी रही है हिस्टोरियंस की, कि जहाँ आयरन की डिस्कवरी हुई मान के चली कि सिविलाइजेशन वहीं पे पहले आया, हायर सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन। तो पूरे दुनिया भर में आयरन एज वैरी करता रहा है, मतलब किसी जगह पे आयरन एज पहले स्टार्ट हो गया, कहीं पे थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। और इंडिया के अंदर भी आयरन की डिस्कवरी, कि यहाँ पे आयरन सबसे पहले मिला फिर यहाँ मिला, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव फाइंडिंग। फॉर एग्जांपल 1979 में हमें पता चला कि
कि फर्स्ट टाइम आयरन वाज यूज्ड इन 1300 BC एट अरहर इन राजस्थान। लेकिन जब और ज़्यादा डिस्कवरी की गई तो पता चला कि नहीं, इससे पहले ही आयरन का इस्तेमाल किया जा चुका था इन बुक्का सागर रीजन इन कर्नाटका इन 1500 BC। फिर और डिस्कवरी की गई तो पता चला कि नहीं, इससे पहले भी आयरन का इस्तेमाल किया गया था 1700 to 1800 BC में इन द मिड गंगा वैली रीजन। और फिर पता किया गया तो पता चला कि ना, वाराणसी के आसपास आयरन का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया 1900 to 2000 BC में। तो अभी तक की तो फाइंडिंग हमें यही बताती थी कि सबसे पहले आयरन अगर कहीं इस्तेमाल हुआ तो वो इस एरिया में था। और यही कारण से माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर कहीं सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो वो था ये एरिया, गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया। ये हम मानते थे, गैंजेटिक रीजन में सिविलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दैट ये जो गैंजेटिक प्लेन में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ दैट लीड टू कल्मिनेशन अप टू द एज ऑफ महाजनपद एंड अम्पायर्स। ये हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पे शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आयरन इन दिस रीजन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सक्सेसिव फाइंडिंग्स होती रहती हैं, हिस्टोरिकल एक्सकेवेशंस होते रहते हैं और फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलती रहती है, और ऐसा ही एक करेंट डेवलपमेंट हुआ है। रेयर डिस्कवरी पुशेस बैक आयरन एज इन इंडिया। अब हुआ कैसा है कि तमिलनाडु के अंदर कुछ आयरन्स डिस्कवर किए गए हैं, इस तरीके के पुराने ज़माने के आयरन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं जो माना जा रहा है कि लगभग 4200 ईयर्स पुराने हैं। तो इसके हिसाब से तमिलनाडु के अंदर आयरन 2172 BC में इस्तेमाल किया गया था। कार्बन डेटिंग करके हमने लगभग एग्जैक्ट ईयर भी पता कर लिया है। तो अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि सबसे पहले आयरन यहाँ इस्तेमाल हुआ, इसीलिए सबसे पहले सिविलाइजेशन यहाँ आया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, उसको चैलेंज करने वाली ये डिस्कवरी हुई है। इस डिस्कवरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन द तमिलनाडु रीजन, इन दिस रीजन। अभी तक की जो भी हमारी डिस्कवरी थी उसके हिसाब से तमिलनाडु में सबसे पहले आयरन 1500 BC में आया। लेकिन इन आयरन इम्प्लीमेंट्स के बाद अब लगभग तमिलनाडु के अंदर आयरन की यूजेस 700 साल और पीछे चली गई है। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु हैज़ बिकम द रीजन वेयर फर्स्ट टाइम आयरन वाज यूज्ड इन इंडिया, एंड दिस मीन्स कि तमिलनाडु इज़ द रीजन वेयर फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन बिगैन इन इंडिया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स। और वो जो सिविलाइजेशन शुरू हुई वो अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू संगम एज। संगम एज जो 600 BC से 300 सेंचुरी तक मानी जाती है AD तक, ये संगम एज इज़ कंसिडर टू बी द हाइट ऑफ तमिलनाडु के एरिया में जो सिविलाइजेशन है। तो ये जो सिविलाइजेशन है संगम एज वाली सिविलाइजेशन 600 BC टू 3rd AD तक, दिस इज कंसिडर टू बी द पीक ऑफ सिविलाइजेशन दैट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। ये इट स्टार्टेड वे बैक इन 2200 BC इटसेल्फ। अब ये सारा का सारा जो मामला है इसको ज़रा समझो, इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, ये क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का कंपटीशन का मामला है। नॉर्थ इंडिया वाले दिखाते हैं कि सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, यानी कि सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया अर्लियर दैन सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन पहले मिला। अब इसको, ये जो नई डिस्कवरी हुई है इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उसको दिखा रहे हैं कि ना देखो सिविलाइजेशन तो पहले हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, and we are the one who have started the civilization earliest and that culminated into the modern age। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जो स्टार्ट हुआ वो तो डिक्लाइन भी कर गया, यू ऑल नो दैट इट हैड 3 phases, द अर्ली फेज, देन मैच्योर फेज, देन लेटर फेज या डिक्लाइन फेज। लेकिन बाकी जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए, बाकी बाद के सिविलाइजेशन जैसे वैदिक एज या संगम एज, तो दैट हैज़ मोर और लेस कंटिन्यूड टिल डे। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग से हम पढ़ते हैं और बाकी सारे सिविलाइजेशन में डिबेट रहती है कि कौन पहले स्टार्ट हुआ। तो ये जो आयरन की डिस्कवरी हुई है तमिलनाडु के अंदर इन इट्स मयालिदम पराई एक्सकेवेशन नियर कृष्णागिरी, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु को एक बेसिस देता है क्लेम करने का कि इंडिया के अंदर अगर सबसे पहले कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर इंडस वैली तो दैट वाज इन तमिलनाडु। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ NATO membership eastward, and this topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view। NATO क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको एक बार, लेकिन फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, इसका फुल फॉर्म ही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अटलांटिक ओशन, इसके नॉर्थ अटलांटिक ओशन के
अक्रॉस जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, यूएस और यहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आपस में मिल करके एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम है नाटो। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर इन द ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के मेंबर से 12 से बढ़ करके 30 हो चुकी है मौजूदा टाइम में। 12 व्हेन इट स्टार्टेड द मेंबरशिप वाज 12, नाउ इट इज़ 30। NATO is working, or NATO is based on the concept of collective defense. Collective defense simply can be defined as one for all and all for one. यानी कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री NATO किसी भी एक कंट्री पर अटैक करता है तो बाकी सारे कंट्रीज मिल करके काउंटर अटैक करेंगे उस अग्रेसिव कंट्री पे या अग्रेसर कंट्री पे। ये है NATO। अभी NATO क्यों बनाया गया, वो रूटेड है इन द कोल्ड वॉर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में द यूएस एंड द यूएसएसआर ब्लॉक वेयर फाइटिंग टुगेदर टू काउंटर जर्मनी, द नाजी जर्मनी। दैट वाज अ फोर्स्ड अलायंस बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ हिटलर। बट जस्ट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू ब्लॉक स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। द यूएस फॉलोड लिबरल डेमोक्रेटिक फिलोसफीज या प्रिंसिपल, जबकि यूएसएसआर फॉलोड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण दोनों के बीच में एक तरह की कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, येट बोथ ऑफ देम वांटेड टू मेक और प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज ए सुपीरियर यूनिट। और फिर इसी चक्कर में जो बाकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जैसे इंडिया जैसे, दे वांटेड टू रिटेन देयर ऑटोनॉमी एंड वी स्टार्टेड नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये जो दो ब्लॉक्स थे, यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक, इन्होंने आपस में अपने मेंबर कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए अलग अलग मिलिट्री अलायंसेस बनाए। तो यूएस ब्लॉक ने मिलिट्री अलायंस बनाया नाटो और यूएसएसआर ने मिलिट्री अलायंस बनाया वार्सो पैक्ट। लेकिन ये कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहा टिल 1991 एंड देन इन 1991 यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड विथ दैट वार्सो पैक्ट ऑल्सो केम टू एन एंड, बट नाटो इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो नाटो के अब ऑब्जेक्टिव्स बदल चुके हैं। अब ज़रा देखो, यूएसएसआर के अंदर जो कोर कंट्री था वो तो रसिया था, और रसिया के लीडर उस टाइम से, तो उस टाइम में केजीबी के मेंबर थे, जो रसिया के इंटेलिजेंस एजेंसी उसके मेंबर थे व्लादिमीर पुतिन। अब वो प्रेसिडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन की ये इच्छा है कि रसिया का जो भी स्टेचर था कोल्ड वॉर के टाइम में उसको रिवाइव किया जाए। दैट इज़ वाई अंडर पुतिन रसिया इज़ कंसिडर्ड टू बी ए रिवाइवलिस्ट पावर। और पुतिन चाहते हैं कि जितने भी यूएसएसआर ब्लॉक वाले कंट्रीज़ थे वो फिर से रसिया के साथ तो कम से कम अलाइंड रहें। वो ठीक है, वापस से यूएसएसआर को रिवाइव नहीं कर सकते उस फॉर्म में, लेकिन कम से कम वो रसिया के साथ इंक्लाइंड रहें, एसोसिएटेड रहें। एटलीस्ट दे शुड नॉट ज्वाइन नाटो। ये है पुतिन की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्लियर और द फॉर्मर वार्सो मेंबर्स या फॉर्मर यूएसएसआर मेंबर्स। लेकिन दिक्कत क्या है कि नाटो जो ग्रुप है वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रहा है। ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रहा है का मतलब कि जो भी अर्लियर यूएसएसआर मेंबर्स थे वो धीरे धीरे नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, यू कैन सी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब नाटो बना था स्टार्टिंग में तो उसके पास बस 12 मेंबर्स थे। अब टोटल 30 मेंबर यानी कि 18 मेंबर और उसको ज्वाइन कर चुके हैं। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले नाटो के मेंबर नहीं थे, धीरे धीरे नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं, जो व्लादिमीर पुतिन की फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। ही डज़ नॉट वांट हिज फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज टू ज्वाइन नाटो। इससे डबल नुकसान है। जो उनकी इच्छा है, जो उनका ओवरऑल विजन है कि यूएसएसआर को एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में रिवाइव किया जाए, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिस कंट्रीज आर ज्वाइनिंग द नाटो ग्रुप। और उससे दूसरा थ्रेट ये है कि नाटो ग्रुप इज़ गेटिंग एक्सेस टू द रसियन बॉर्डर विच इज़ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट थ्रेट टू रसिया। नाटो ग्रुप, अब ये कंट्रीज ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया तो नाटो फोर्सेस कैन कम टू दिस बॉर्डर विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट थ्रेट, विच पुट्स डायरेक्ट थ्रेट अगेंस्ट रसिया। तो इसी कारण से व्लादिमीर पुतिन की फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि ना, मैं तो जो फॉर्मर यूएसएसआर मेंबर्स इनको नाटो ग्रुप नहीं ज्वाइन करने दूंगा। और यही मुख्य कारण है यूक्रेन और रसिया के बीच की मौजूदा लड़ाई के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया के जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, ही एक्सप्रेस्ड हिज इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द नाटो ग्रुप। और उसके बाद रसिया ने वार्निंग दी कि अगर तुम नाटो ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर वॉर कर देंगे। फिर यूक्रेन ने जवाब दिया कि वी आर ए सोवरेन कंट्री सो वी विल टेक डिसीजंस एज पर आवर ओन विलिंगनेस, विल नॉट बी गाइडेड बाय एनी फॉरेन कंट्री। और यही सब के कारण फिर रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन ज्वाइंस द नाटो ग्रुप।
लेकिन अब चलिए, वॉर तो स्टार्ट हो गई, लगभग 3 महीने भी हो गए, यूक्रेन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। यूक्रेन ने कई दफ़ा ये भी कह दिया कि हम लोग अब नाटो ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, येट द वॉर कंटिन्यूज इन वन फॉर्म और द अदर। लेकिन ये जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है रसिया के ऊपर। जो ऐसे कंट्री जिन्होंने अभी तक नाटो ज्वाइन नहीं किया था, जो न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे थे अभी तक, अब वो भी कह रहे हैं कि हम नाटो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। देखिए, ऐसा होता है ना कि आपका कोई पड़ोसी हो, वो आपको बुली करे, आपका कोई एक मजबूत पड़ोसी हो, वो आपके किसी दूसरे कमज़ोर पड़ोसी को बुली करे कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर वाले पड़ोसी के लिए सिंपैथेटिक होते हैं और कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो मजबूत वाला है, जो बुली कर रहा है, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और यही मौजूदा केस में हो रहा है। रसिया यूक्रेन को बुली कर रहा है कि हम तुम्हें नाटो ज्वाइन नहीं करने देंगे। अब और भी जो कंट्रीज़ थे जो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जो पहले नाटो का मेंबर नहीं थे, नाउ दे हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो। और उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, ये जो स्वीडन और फिनलैंड हैं, यहाँ पे आप देखिए, दे आर शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया। इनफैक्ट फिनलैंड इज शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया, और उसके बाद है स्वीडन। दे हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। तो ये देखिए, स्वीडन एंड फिनलैंड। Sweden and Finland followed neutrality policy earlier. That means they denied joining either NATO group or the Warsaw Pact. But the current aggression of Russia over Ukraine has somehow motivated Sweden and Finland to join NATO group. क्योंकि उनको अब एक बात पता चल चुका है कि रसिया इज़ अ बुली कंट्री, स्पेशली अंडर व्लादिमीर पुतिन, और अगर रसिया को हमें बैलेंस करना है तो वी नीड टू ज्वाइन द NATO group. And this is how Finland and Sweden have expressed their willingness to join NATO group. और इसके साथ ही अगर रसिया, स्वीडन और फिनलैंड NATO ग्रुप को ज्वाइन कर लेते तो रसिया विल बी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द NATO कंट्रीज़। तो जो फॉरेन पॉलिसी थी व्लादिमीर पुतिन की कि अपने फॉर्मर USSR मेंबर्स को थ्रेटन करके NATO ग्रुप ना ज्वाइन करने दिया जाए, ये थ्रेटनिंग की फॉरेन पॉलिसी काउंटर अटैक कर रही है, और कहीं ना कहीं जो मेंबर जो नहीं भी ज्वाइन करने वाले थे नाटो, अब वो भी नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं। सो नाउ दिस फॉरेन पॉलिसी, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ रसिया इज यील्डिंग एग्जैक्ट रिवर्स आउटकम। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ पहले देखते हैं, फिर देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, और इसको फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे 100% प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी कि ऑल द हाउस होल्ड्स इन हिमाचल प्रदेश आर नाउ हैविंग LPG कनेक्शंस, और इसी कारण से हिमाचल प्रदेश में अब कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाता, चूल्हा मतलब कोयले वाले चूल्हे पे खाना नहीं बनाता, और इस कारण से हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पूरी तरह से इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखते हैं। आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर मुद्दे पे आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो गरीब घरों में LPG का कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है फ्री में। तो LPG का कनेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे अब स्मोक फ्री चूल्हा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया गया है हिमाचल में, दैट इज़ वाई हिमाचल हैज बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। अब जरा देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में डिटेल में। पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया। टारगेट था कि 5 करोड़ LPG कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाए पुअर हाउस होल्ड्स को, जो गरीब परिवार हैं, कम से कम 5 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। बाद में सेकेंड फेज में 5 करोड़ का टारगेट को बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया। हर एक LPG कनेक्शन में 1600 रुपये का खर्च करती है भारत सरकार, जिसमें सिलेंडर, प्रेशर कुकर, सेफ्टी होस ये सब प्रोवाइड कराती है। और उसके अलावा स्टोव खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। फ़ायदा क्या है, अगर औरतों को चूल्हे पे खाना नहीं बनाना होगा तो नेचुरली उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। औरतें और छोटे बच्चों को चूल्हे पे, जो कोयले वाले चूल्हे पे खाना बनाने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे हमारे देश में, तो उसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं मददगार रहेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया है हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको अलग अलग तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ये जो 8 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो बेनिफिशियरीज हैं उनको, या SC/ST हाउस होल्ड्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, टी गार्डन ट्राइब्स,
पीपल रिजाइडिंग इन आइलैंड्स या रिवर आइलैंड्स, इन सबको सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट booster dose for Gaganyaan mission, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। गगनयान मिशन 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के टाइम में अनाउंस किया कि 2022 तक जब हमारा देश आज़ादी के 75वें साल मना रहा होगा तब तक हम लॉन्च कर देंगे गगनयान मिशन। इस गगनयान मिशन में हम अपने देश के लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमन, इनको हम लोग भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। एक इस तरीके का स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और वो स्पेस क्राफ्ट अर्थ के चक्कर लगाएगा लगभग 5 से 7 दिनों तक। उसके बाद वो वापस से धरती पे आ जाएगा। मुद्दा ये है कि 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इन एन ऑर्बिटल, और वो ऑर्बिटल 5-7 दिन स्पेस में रहने के बाद धरती पे आएगा। सरल शब्दों में कहें तो ये जो गगनयान मिशन है इट इज़ अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मीन्स ह्यूमन्स विल बी सेंट इनटू स्पेस फॉर 5 to 7 days। इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा वो है GSLV Mach 3। एक बात और ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक भेज दिया जाएगा, 75वें साल हमारे आज़ादी के तब तक भेज दिया जाएगा, लेकिन पैंडेमिक के कारण ये थोड़ा डिले हो गया। GSLV Mach 3 पे वापस आते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सबसे पहले समझिए GSLV, ये जो रॉकेट है, ये जो लॉन्चर है, लॉन्च व्हीकल, ये PSLV जो ज़्यादातर हमारे सैटेलाइट लॉन्च में इस्तेमाल किया जाता है PSLV, उससे काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है GSLV। PSLV के तुलना में GSLV का रेंज भी ज़्यादा है और जो वेट कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। GSLV के अंदर आप देखें तो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल मतलब इसमें पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है। तो पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है S-200, पूरा नाम है इसका सॉलिड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। लिक्विड स्टेज में सेकेंड स्टेज जो लिक्विड स्टेज है उसमें इस्तेमाल किया जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और थर्ड स्टेज है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन नेचुरली बहुत लो टेम्परेचर पे होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन मीन्स एन इंजन दैट वर्क्स एट ए वेरी लो टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास, and only cryogenic engine can burn liquid hydrogen and liquid oxygen in order to release energy। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये जो GSLV Mach 3 है, ये GSLV रॉकेट लॉन्चर है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है, इसमें 3 स्टेजेज में फ्यूल इस्तेमाल किए जाएंगे। सॉलिड S-200, लिक्विड L-110 एंड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी देखो जो GSLV Mach 3 हमने बनाया था, इसमें जो सॉलिड फ्यूल हम इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग कहते थे S-200 या सॉलिड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन, उसको हम लोग शॉर्ट में कहते थे S-200। अब करंट न्यूज़ यही है कि इसरो ने जो सॉलिड फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे थे GSLV Mach 3 में, उसको S-200 को अपग्रेड कर दिया है इन HS-200। तो इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड HS-200 solid rocket booster of GSLV Mach 3। तो S-200 booster has been upgraded into HS-200, और ये जो H है of HS-200 stands for human rated। ह्यूमन रेटेड क्यों? क्योंकि अभी हम जो अगली बार जब इस्तेमाल करेंगे गगनयान में इस GSLV का, उस गगनयान के अंदर जो पेलोड होगा, ऑर्बिटर होगा, उसमें तो हमारे ह्यूमंस भी होंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। तो ये GSLV को इतना अच्छे से बनाना है, इतना प्रिसाइज बनाना है कि हमारे ह्यूमंस के ऊपर, एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो। और यही कारण है कि GSLV के अंदर जो स्टेज 1 में जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा था S-200, उसको और ज़्यादा ह्यूमन सेफ्टी के नज़रिए से इम्प्रूव किया गया है, और इसी कारण से उसको नाम दिया गया है HS-200। HS-200 booster is the human rated version of S-200 rocket booster that will be used for GSLV Mach 3 in Gaganyaan mission। So this is how S-200 has been upgraded into HS-200 and made human rating booster।
और उसके अलावा बाकी जो दोनों स्टेजेज होंगे प्रोपल्सन के वो वैसे ही रहेंगे, लिक्विड प्रोपल्सन एंड क्रायोजेनिक स्टेज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आई एम सो सॉरी, let us see the answers of the questions that were given yesterday. Sagittarius A star is a massive black hole at the center of Milky Way galaxy, and which of the following pardoning power is available with the president but not with the governor? Answer is 2, option 2. ये statement 2 मतलब कोर्ट मार्शल का पावर गवर्नर के पास नहीं होता है, so the correct answer will be option A. This which of the power is available with both president as well as governor? So the correct answer will be option A, 1 only. B वाला पावर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है लेकिन गवर्नर के पास नहीं होता है। और पंडित शिव कुमार शर्मा is or was known for playing संतूर। That's all from our side for today. Thanks for watching.